हेलो एवरीवन। चलिए आज स्टार्ट करना है हमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन। हम लोग मोल में जो कंसंट्रेशन वाला पार्ट पढ़ रहे थे उसका सबसे लास्ट है आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन देखना होता क्या है कि जब आप स्टीचियोमेट्री में मैंने बताया था कि जो प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट होता है अगर वो बेस्ड हो किस पे, वॉल्यूम या कंसंट्रेशन पे, किस पे, वॉल्यूम या कंसंट्रेशन पे, उसी को बोलते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। पढ़िएगा, मेजरमेंट ऑफ ए केमिकल प्रोसेस विच इज बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन या वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। या मान लो हमें ये कुछ नहीं ऐसा होता, मान लो कोई एक एसिड दिया, बताया कि इसका पता करो कि इसका स्ट्रेंथ कितना है, इसका ताकत कितना है। तो क्या करोगे कि पहले से एक मान लो बेस हमें पता है कि इसका स्ट्रेंथ इतना है, इसका वॉल्यूम इतना है, तो जिसके विषय में पहले से पता हो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मेरी बात को सुनना, जिसके विषय में पहले से सब कुछ पता हो उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है। और एक अननोन सॉल्यूशन से उसको रिएक्ट करा करके इसके विषय में कंसंट्रेशन और वॉल्यूम जब पता किया जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं टाइट्रेशन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। फिर से सुने, दो सॉल्यूशन लो, एक के विषय में पता करना है, एक के विषय में पहले से पता है, तो जिसके विषय में पहले से पता है इसको क्या बोले, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब इससे रिएक्ट करा के किसी एक अननोन सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ पता करने के प्रोसेस को ही बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन। आगे पढ़िएगा, कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन और वॉल्यूम किसका, ऑफ ए सॉल्यूशन बाय रिएक्टिंग विथ ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। फिर सुनो, आपको डिटरमाइन क्या करना था, कंसंट्रेशन या वॉल्यूम किसका, किसी भी सॉल्यूशन का। कैसे, रिएक्शन कराओ किससे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। किसको बोलते हैं, और यहाँ सच सॉल्यूशन अबाउट विच बोथ कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम आर नोन, जिसके विषय में हमें सब कुछ पहले से पता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और इससे रिएक्ट करा के किसी के विषय में पता करोगे, दिस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। देखो, टाइट्रेशन बहुत तरह का होता है, लेकिन अब जो हमारा सिलेबस है उसको बहुत कन्फाइंड कर दिया गया, बहुत छोटा कर दिया गया। इसमें मेनली दो ही टाइट्रेशन अब आपको दिखाई देगा, एक दिखाई देगा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन और एक दिखाई देगा रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, हम लोग भी इसका कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो पहले समझते हैं व्हाट इज एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। देखना, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, न्यूट्रलाइजेशन। तो जैसे ही दिमाग में आता है न्यूट्रलाइजेशन, इतना तो दिमाग में आता है, एसिड किससे रिएक्ट करेगा, बेस से, क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। फिर से बोलो, एसिड किससे रिएक्ट करेगा, बेस से, क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। लेकिन ये पुराना डेफिनेशन था। नया डेफिनेशन जब लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आया तो कहा कि जब 1 ग्राम, यहां देखना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसका लो, एसिड का, तो चूंकि सबका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होगा, तो अगर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट लोगे तो बेस भी कितना चाहिए, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, साल्ट भी कितना बनेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, और वाटर भी कितना बनेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो कहता है इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पढ़ना, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 gram equivalent of an acid reacts with 1 gram equivalent of a base and it forms 1 gram equivalent of salt and 1 gram equivalent of water is known as neutralization reaction। फिर से समझना, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, फिर सुनना, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है कि जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड का उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, बेस का। तो जब इन दोनों का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होगा तभी वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में जाएगा जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा, बराबर। तो कहा कि इसके लिए एक स्टैंडर्ड पैमाना ढूंढा गया, कितना, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का किससे रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस से, क्या बनेगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ साल्ट एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वाटर। चलिए, अब कहता है, सॉरी थोड़ा सा एक काम करना, मैं साइड हो जाता हूँ, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, ऐसे ही फर्स्ट पेज को भी लिखना होगा तो रोक करके लिख लीजिएगा, ये सेकंड स्लाइड आ गया, इसको भी रोक के लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, या फिर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दो, जैसे हमने दिखाया कि एसिड है, बेस से रिएक्ट कर रहा है,
एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, साल्ट और वाटर बना। यहाँ देखना, मोलारिटी एसिड का मान लिए M1, बेस का मान लिए M2, नॉर्मालिटी इसका N1, इसका N2, वॉल्यूम इसका V1, इसका V2। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, कहाँ पे? इंड पॉइंट पे। कहाँ पे? इंड पॉइंट पे। अब ये क्या होता है जी इंड पॉइंट? सुनना, जैसे मान लो एक हम कोई भी कंटेनर है छोटा सा, मान लो कोई टेस्ट ट्यूब है, इसमें हम एसिड लेके रखे हैं और ऊपर से बेस का धीरे धीरे बूंद बूंद करके इसमें डाल रहे हैं। एक समय आएगा कि एसिड को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कौन कर देगा? बेस। तो इस न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस में, न्यूट्रलाइजेशन के क्रम में एक वो स्टेज आया जहां पे जस्ट एसिड के ताकत को बेस ने क्या किया? न्यूट्रलाइज किया। एसिड के ताकत को बेस ने क्या किया? न्यूट्रलाइज किया। उसी को बोलते हैं इंड पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंड पॉइंट। और हो द स्टेज ऑफ टाइट्रेशन वेयर एसिड कंप्लीटली रिएक्ट्स विथ बेस। जब एक एसिड बेस से पूरी तरह से रिएक्ट कर जाता है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं? इंड पॉइंट। उसी इंड पॉइंट पे ये इस्तेमाल करोगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। क्या कहता है? बोलो, जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड का उतने ही बेस का, उतने ही साल्ट का और उतने ही वाटर का। हर कंपोनेंट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा? बराबर। ठीक है जी। तो सबका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होगा तो बोलो, जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड का उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका? बेस का। चलो, यहाँ पे मैंने कुछ नोट में इधर कुछ लिख रखा है, याद करो। नॉर्मलिटी कभी मैंने आपको सिखाया था, नॉर्मलिटी बराबर इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मलिटी बराबर इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। तो बोलो, तो इक्विवेलेंट किसका? सॉल्यूट का। लीटर किसका? सॉल्यूशन का। तो अगर आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। क्या हो जाएगा? नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो सिंपल सा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का ये वाला तरीका सबसे ज़्यादा यूज होता है कब? अगर वॉल्यूम का टर्म दिया हो। अगर वॉल्यूम का टर्म दिया हो। यहां देखना, यहां देखो, तो मैंने कहा कि अगर वॉल्यूम का टर्म दिया हो तो बोलो इसका नॉर्मलिटी कितना? N1, वॉल्यूम कितना? V1। लेकिन वॉल्यूम हमेशा याद रखना किस में लेना है? लीटर में। ये छूटना नहीं चाहिए था। यही छोटा छोटा गलती करोगे, न्यूमेरिकल में दिक्कत हो जाएगी। तो N1 V1 इन लीटर एसिड का, N2 V2 इन लीटर किसका? बेस का। ये हमेशा फिक्स है किसमें? टाइट्रेशन में। तो टाइट्रेशन के केस में, या फिर ऐसे ही याद करो, टाइट्रेशन छोड़ दो, कोई भी दो पदार्थ अगर रिएक्ट कर रहा हो, दो पदार्थ अगर रिएक्शन में भाग ले रहा हो, तो हमेशा याद रखना मोल बराबर हो या ना हो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होता है। फिर से मेरी बात सुनना, क्या बोले? दो पदार्थ अगर रिएक्शन में भाग लिया तो मोल बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एक चीज हमेशा बराबर होता है। वो क्या? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। क्या बराबर होता है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। यही कहता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है जी। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आपको अभी मिला क्या? N1 V1 बराबर N2 V2। क्वेश्चन में आपको नॉर्मलिटी नहीं दे के ये दे दे मोलारिटी, तो देन क्या करोगे? मोलारिटी के टर्म में कभी हमने आपको सिखाया है एक ट्रिक, नॉर्मलिटी और मोलारिटी में रिलेशन, नेम। ऐसे याद रखो, नेम। बोलो कैसे? N पहले है और M कहाँ है? बाद में। देखो ज़्यादा ट्विस्ट नहीं करना, नेम में N पहले और M कहाँ है? बाद में। तो N बराबर M, बस इतना दिमाग में रखो। N बराबर M इंटू वैलेंसी फैक्टर। N पहले है, N बराबर M, M बराबर N नहीं है, N बराबर M इंटू वैलेंसी फैक्टर। यानी नॉर्मलिटी को अगर मोलारिटी में कन्वर्ट करना होगा तो आप ही लोग बोलो, यहाँ से क्या हो जाएगा? M1 इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू V1 इन लीटर बराबर इधर M2 इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू V2 इन लीटर। ये भी होगा। कहता है व्हेन, अगर मेरा वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड बराबर वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस के बराबर हो जाए, यानी बाय द वे मान लो दोनों की वैलेंसी अगर बराबर हो जाए तो देन ओनली आपका क्या होगा? M1 V1 इन लीटर बराबर M2 V2 इन लीटर भी हो सकता है। क्या हम बोले? समझना, हमने क्या कहा? टाइट्रेशन में हमेशा ये वाला सेम होता है,
N1V1 बराबर N2V2। ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कब होगा? जब दोनों कंपोनेंट जो रिएक्ट कर रहा है उसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाए? बराबर। अगर वैलेंसी फैक्टर बराबर होगा तभी ये बराबर होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। हमेशा एक ही चीज अप्लाई करना, जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एक कंपोनेंट का उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका? दूसरे कंपोनेंट का। तो टाइट्रेशन में यहीं से आपको स्टार्ट करना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सारे कंपोनेंट का क्या होगा? सेम। क्लियर है? चलिए उतारना होगा, आराम से इसको रोक के उतारिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आइए, हमने कहा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सबसे इंपॉर्टेंट है तो बोलो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का जितना तरीका पर है, बोलो पहला क्या पढ़ा? गिवन वेट जितना दिया रहे उसको किससे भाग दे दो? ग्राम इक्विवेलेंट वेट से या सिंपली इक्विवेलेंट वेट से। ठीक है जी। जहां पर आपको हमने इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका सिखाया है, इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका हमने आपको क्या सिखाया है? इक्विवेलेंट वेट निकालने का हमने आपको तरीका सिखाया है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको याद रखना होगा क्वेश्चन बनाने से पहले। दूसरा आ जाओ, दूसरा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका एक मैंने सिखाया है आपको, नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तीसरा तरीका सिखाया है आपको अभी अभी, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर मान लो ये नॉर्मलिटी नहीं मोलारिटी दिया रहेगा तो नेम नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो ये चार तरीका, जिसमें हम आपको मेनली तीन तरीका ही है, उसको एक्सटेंडेड फॉर्म है। ये तीन तरीका आप यूज़ करोगे और किसी तरह से आपको बस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों सब्सटेंस का, दो या रहे या दो रहे, तीन रहे, चार रहे, सबको अगर रिएक्शन में भाग लिया तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होगा? बराबर। बराबर करके जो डाटा दिया रहेगा और जो निकालना है उसके बीच आपको कोरिलेशन डालना है, आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए तो इसको उतार लीजिए, हम लोग क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम निकालना है किसका? 0.25 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन नीडेड टू रिएक्ट विथ 50 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर किसका? 0.1 मोलर KOH सॉल्यूशन ड्यूरिंग ए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सुनो, टाइट्रेशन के क्वेश्चन में पहला काम एक रफ इक्वेशन, फिर से बोलो, टाइट्रेशन के क्वेश्चन में पहला काम एक रफ इक्वेशन। जैसे हमने डाइल्यूशन में सिखाया था, पहला काम एक रफ फिगर, यहाँ पहला काम एक रफ इक्वेशन। ये हमारा अपना तरीका है, क्योंकि बेटा देखो कोई भी चीज़ को ना सही तरीके से चलोगे ना, अगर तरीके से चलोगे क्वेश्चन एकदम बनेगा। जैसे यहाँ पे ध्यान देना, क्या कहा क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है एक H2SO4 सॉल्यूशन है, ठीक है जी, KOH से रिएक्ट किया और कहता है कि वो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में जा रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में जा रहा है। ठीक है, अब सुनना, कहता है इसका कितना वॉल्यूम होगा H2SO4 का, इसकी मोलारिटी दे रखा है 0.25 मोलर और कहता है नीडेड टू रिएक्ट विथ, इसका वॉल्यूम लिया है 50 मिलीलीटर और 0.1 मोलर। देखो ये डाटा दे रखा है, यहाँ का वॉल्यूम निकालना है, इसका वॉल्यूम मोलरिटी दे रखा है, इसका मोलरिटी दे रखा है। अब सिंपल है, ये अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में जा रहा है तो बोलो ये दोनों का दोनों H+ निकाला होगा, इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी? 2, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना? 1। आपको मोल नहीं देखना है, एकदम मोल नहीं देखना है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बस चेक करना है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों का क्या होना चाहिए? बराबर। वो रिएक्शन में भाग लेगा और चला जाएगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में। ठीक है, बस वैलेंसी फैक्टर डिसाइड कर लिए, सारा जो डाटा दिया है दे दिए, इसका वॉल्यूम हमें निकालना है। हमने क्या सिखाया आपको? बोलना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, केमिकल इक्विवेलेंस के लॉ के मुताबिक जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इस H2SO4 का होगा
बोलो उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KOH होगा। चलो ये हमने आपको सिखाया है नॉर्मलिटी, इसका जो भी होगा N इंटू वी इन लीटर। बोलो ये किसका, H2SO4 का। इधर भी कर दो N इंटू वी वॉल्यूम इन लीटर, ये किसका, KOH का। लेकिन गौर से देखो यहाँ नॉर्मलिटी ने देखिए मोलारिटी दे रखा है, तो हमने कैसे सीख रखा है, नॉर्मलिटी बराबर मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, उसको भी एक स्टेप और लिख देते हैं, इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये किसका, H2SO4 का, बराबर इधर आ जाओ मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये किसका, KOH का। बस डाटा केवल पुट कीजिए। बोलो यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ की मोलारिटी, मोलारिटी बोलो 0.25, वैलेंसी फैक्टर 2, वॉल्यूम हमें निकालना है तो वॉल्यूम हमें लीटर में दिख रहा है कि जो भी आएगा। इधर का बोलो मोलारिटी बोलो 0.1, वैलेंसी फैक्टर 1 और वॉल्यूम बोलो 50 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ देखना 50 मिलीलीटर दिया था, हमें क्वेश्चन में चूंकि वॉल्यूम लीटर में लेना है, ध्यान दीजिएगा छोटा छोटा चीज़, वॉल्यूम हमें लीटर में लेना है तो मिलीलीटर को कन्वर्ट करोगे, यानी कि छोड़ देना, क्योंकि कभी इधर वॉल्यूम का टर्म रहेगा उधर वेट का टर्म रहेगा तो वो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, वो आपका रिलेशन सही नहीं बैठेगा। अब आ जाओ इसी को सॉल्व करना है आपको, ठीक है जी। चलो इससे काटो ये 25 बार में, इससे ये कटेगा 100 बार में, यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर आपको मिल गया कितना, ये 10 इंटू 10⁻⁻3 लीटर में, तो 10⁻⁻3 हटा दो, कितना हो जाएगा, इतना मिलीलीटर। सिंपल है, आ गया इसका 10 मिलीलीटर। आई थिंक ये समझ में आया। चलिए रोक के लिखना होगा, लिख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे पूछा कि फाइंड द मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ H3PO3 सॉल्यूशन व्हेन इट्स, इसका 75 मिलीलीटर, कहता है रिएक्ट करता है किससे, 25 मिलीलीटर, 25 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन। देखना मेरी बात को समझना, मेरी बात को समझना, कहता है H3PO3 सॉल्यूशन है, ये NaOH से रिएक्ट कर रहा है और ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन की तरफ ये प्रोसीड कर गया, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं, रिएक्शन न्यूट्रल मतलब कंप्लीट हो गया। बोलो इसकी मोलारिटी आपसे मांगा है, जो डाटा दे रखा है, जब कहता है इसका वॉल्यूम कितना, 75 मिलीलीटर, रिएक्ट करता है इसके 25 मिलीलीटर से, जिसका है 0.2 मोलर NaOH सॉल्यूशन, तो इसका पूछा मोलारिटी बता दो, बस यही चीज़ है। बोलो H3PO3 का वैलेंसी फैक्टर, यही सबसे बड़ा ब्लंडर है जो लोग गलती करता है। याद रखना इसकी वैलेंसी फैक्टर होती है 2, देखने में 3 लग रहा है लेकिन होता कितना है 2। यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना, 1, बस इतना ही सोचना था। देखो कैसे, कभी हम आपको सिखाए थे वैलेंसी फैक्टर ऑफ 3 एसिड बताए थे, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। बोलना मेरे साथ, ये है आपका फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ वैलेंसी होता है 3, ये है फॉस्फोरस एसिड यहाँ 2, ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो यहाँ होता है 1। इसको एकदम मुजबानी याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में हर साल रहता है, एकदम याद रखिएगा, इससे एकदम क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है। अब आ जाओ इधर, हमें पता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के बेसिस पे बोलते जाओ, जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ H3PO3 है उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH है, होगा जी, बोलो जी। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये H3PO3 का एकदम आराम से, हर बार ये नहीं, सीखते वक्त फर्स्ट टाइम जब आप सीख रहे हो तो सीखते वक्त हड़बड़ाना नहीं। क्वेश्चन स्पीड तब जब बनता है जब आपके पास पूरा कंसेप्ट हो। अभी ये नहीं कि बस कैलकुलेशन में हड़बड़ा गए, पता चला 2 और 2 काटना था, वहाँ 22 लिख दिए। ये सब छोटा छोटा माइनर मिस्टेक होता है, गलती नहीं कीजिएगा।
इधर आ जाओ, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये किसका, NaOH का। तो ये हम इसलिए आपको आराम से बता रहे हैं ताकि ना कैसे पुट करना है, कम से कम रफ में ही बनाओ तो पूरा बनाओ, फर्स्ट टाइम सीखो, उसके बाद फिर जितना क्वेश्चन को आपको रगड़ना है रगड़िए। चलिए, यहाँ नॉर्मलिटी नहीं देके क्या दे रखा है, यहाँ निकालना है मोलारिटी, तो मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ये आपका H3PO3 का। इधर आ जाओ, मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर, बोलो ये किसका, NaOH का। ठीक है जी, अब आ जाओ, इधर है मोलारिटी आपको निकालना है, वैलेंसी फैक्टर 2 है, वॉल्यूम 75 मिलीलीटर, तो 10⁻⁻3। फिर से देख ले, यहाँ मिलीलीटर था, हमने क्या कर दिया 10⁻⁻3, ये छोटा छोटा चीज़ दिमाग में रखोगे। आ जाओ, इधर मोलारिटी है 0.2, वैलेंसी फैक्टर 1, ये 25 मिलीलीटर, तो 25 × 10⁻⁻3। यहाँ भी देखो, यहाँ भी मिलीलीटर था, यहाँ भी 10⁻⁻3 कर दी, वो कट जाए बाद की बात, बट आपको लेना है हमेशा मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है। ये छोटा छोटा चीज़ पे ध्यान दो, मैं बार बार इसलिए वहाँ पे कंसंट्रेट करा रहा हूँ कि लोग यहाँ पे गलती करते हैं। चलिए, इधर 10⁻⁻3, इधर 10⁻⁻3, ये कटेगा 3 बार में। ठीक है जी, ये 0.2 से ये कटा 10 बार में, यानी मोलारिटी बराबर कितना हो जाएगा 1/30। यही आंसर है, यही आंसर है 1/30। ठीक है, क्लियर है, इसमें कहीं कुछ है नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़ें, बस केवल एक बार रफ इक्वेशन लिखो, जो डाटा दिया है उसको पुट करो, जो निकालना है उसके विषय में सोचो, और क्या करो, अगर 2 कंपोनेंट है या 2 से ज़्यादा है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या करो, बराबर करो, और आगे की तरफ बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, कहता है 0.45 ग्राम ऑफ एन एसिड, ठीक है, न्यूट्रलाइज बाय 20 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर KOH सॉल्यूशन। यानी कहता है कोई एक एसिड है, कोई एक एसिड है, एक बेस से रिएक्ट कर रहा है, बेस है आपका KOH, और ये न्यूट्रलाइजेशन में जा रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जा रहा है। ठीक है, कहता है जो जो चीज़ दे रखा है, कहा 0.45 ग्राम एसिड का है, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट आपको दे रखा है 90। कहता है न्यूट्रलाइज्ड बाय 20 मिलीलीटर, इसका 20 मिलीलीटर लिया है और 0.5 मोलर लिया है KOH सॉल्यूशन। KOH दे दिया, यानी वैलेंसी फैक्टर आपको दे दिया कितना 1। पूछा आपसे बेसिसिटी ऑफ एसिड बताओ। बेसिसिटी कहने का मतलब, याद हो, बेसिसिटी कहने का मतलब आपसे मांगा है वैलेंसी फैक्टर कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन का डाटा समझ में आएगा, एकदम ऐसे ही काम करोगे। सबसे पहले एक रफ इक्वेशन लिखो, रफ इक्वेशन लिखने के बाद जो डाटा आपको दिया है उसको वहाँ पे पुट कर दो, और जो डाटा निकालना है उसके विषय में सोचो। हमें क्या पता है कि जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड का उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, बेस का। अप्लाई करते हैं, हमें पता है जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड का उतना ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ बेस का। चलो जी, यहां पे गौर से देखो, बड़ा अच्छा चीज है, यहां पे वेट दे रखा था। क्या दे रखा था, वेट। अब यहां पे वॉल्यूम का कंसेप्ट नहीं है, तो बोलो वेट के टर्म में अभी अभी हमने आपको सिखाया था कि वेट के टर्म में जब भी रहे तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऐसे सोचना है, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। फिर से बोलो, वेट के टर्म में रहेगा तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, और मोल के टर्म में रहेगा तो मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। वॉल्यूम वाला टर्म रहेगा तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये 3 चीज दिमाग में रखिए, बहुत आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस। चलिए जी, कहाँ थे हम लोग, इस क्वेश्चन पे थे। ठीक है, बोलो जी, यहाँ पे हो जाएगा क्या, बोलो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। ये किसका, एसिड का, बराबर इधर आ जाओ, इधर वॉल्यूम का टर्म है तो क्या करोगे, वॉल्यूम इनटू, ऐसे करो, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ये किसका, बेस का। ठीक है, यहां एक काम करते हैं, इक्विवेलेंट वेट सोच लेते हैं। क्या बोलो,
देन यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकालना होगा, तो कैसे सीखे, इसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो हमें वैलेंसी फैक्टर ही निकालना था, तो 90 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, ये इसका इक्विवेलेंट वेट होगा, बस उसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। चलो बोलना, इधर बोलो जी, वेट कितना दे रखा है 0.45 ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट है 90 और नीचे वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 90 बाय वैलेंसी फैक्टर। ये एसिड का खत्म। इधर आ जाओ, नॉर्मिटी नहीं देके यहाँ मोलारिटी देख रखा है, तो मोलारिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर 1। और गौर से देखो 20 मिलीलीटर है, यही ध्यान देना, यही चीज बताना चाह रहे थे। इधर वॉल्यूम किस में है, यहाँ गौर से देखो ये किस में है, मिलीलीटर में। इधर वेट का टर्म था, तो जब भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अगर बराबर करोगे तो हमेशा वॉल्यूम को किस में लेना है, लीटर में। ये बहुत बड़ा चीज़ है सिखाने के लिए, यहाँ पे अच्छा है कि आपको ये कटेगा नहीं, 10 टू द पावर -3, ठीक है। अब वो 10 टू द पावर -3 डायरेक्ट कटेगा नहीं। यहाँ आ जाओ, अब हम इसको वैलेंसी फैक्टर सीधा ऊपर कर दो, यहाँ पे सीधा वैलेंसी फैक्टर ऊपर कर दो, यहाँ पे 0.45 है, इसको एक काम करो 10 टू द पावर -2 कर दो, ये पॉइंट खत्म। नीचे आ गया 90, ये कटा 2 बार में, ठीक है। इधर 0.5 है, इधर 20 है, यानी ये हो जाएगा 10, 10 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना। चलो 10 इंटू 10 टू द पावर -3, इस 10 टू द पावर -2 को उधर ले जाओ, तो वैलेंसी फैक्टर बराबर 2 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू ये 10 टू द पावर -2 उधर जाएगा, तो 10 टू द पावर 2 हो गया। तो यहाँ देखो 10 टू द पावर -3 से ये पूरा कैंसिल, यानी वैलेंसी फैक्टर बराबर, यानी बेसिसिटी बराबर आपका कितना आ गया 2। कहीं कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं बनेगा, आंसर आ गया 2। देखो हम आराम से बना रहे हैं, बनाने को तो 2 लाइन में भी ये सॉल्व हो सकता है, जब कब, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन होगा। लेकिन सिखाने में मेन पर्पस है कि आप सीख जाओ, ठीक है। आपको सीखना जो होता है ना, दैट टेक्स टाइम, उसको समय देना पड़ता है। थोड़ा सा ढंग से सीखिए, हर क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, लिखना है रोक के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। चलो जी, क्वेश्चन कहता है द मास ऑफ CaCO3, ये निकालना है, यानी इसका मास आपको निकालना है। रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 20 मिलीलीटर ऑफ HCl, 1 मोलर HCl, यानी HCl है जिसके मोलारिटी दे रखी है 1 और वॉल्यूम दे रखा है 20, इसका मास निकालना है। तो सबसे पहला देखो, जैसे ही मास निकालना है यानी वेट निकालना है, तो वेट में क्या आता था, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो अगर गौर से देख, ये कंप्लीटली अगर इससे रिएक्ट कर रहा होगा तो ये पूरी तरह से टूट रहा होगा। कहोगे सर उसका वैलेंसी आपने वहाँ कैसे ले लिया 2। यहाँ देखो CaCO3 एक्चुअल में ये इस तरह से डिसोसिएट करता है, कैल्शियम पर 2+ और CO3 पे 2-, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं जी, कार्बोनेट आयन। कहोगे सर आपको ना पता है, हमें कैसे पता चला कि यहाँ वैलेंसी फैक्टर साफ नजर आ रहा है, इस पर चार्ज 2 है, तो इसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी होगी 2। कहोगे कि सर आपको ना पता है, मेरे को कैसे पता चलेगा। सुनना, एक एसिड होता है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं जी, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये चूंकि आपको पता होगा ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड का एग्जाम्पल होता है, तो वो धीरे धीरे टूटता है, एक एक करके टूटता है। ऐसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एसिड भी स्टेप वाइज में डिसोसिएशन होता है, बट ऑर्गेनिक जो होता है बहुत कमज़ोर होता है, मतलब टूटता भी है तो पार्शियली टूटता है। यहाँ देखो, तो एक H+ अगर निकालोगे तो यहाँ पे HCO3 पे 1-, नाम याद रखना, ये होता है बाई कार्बोनेट आयन। तो आज के बाद भूलना नहीं, बाई कार्बोनेट का वैलेंसी कितना 1। फिर इसको डिसोसिएट करो, एक H+ और निकाल देगा तो CO3 पे 2-, यानी ये बन गया कार्बोनेट आयन। तो आज के बाद भूलना नहीं, CO3 पे कितना माइनस 2-, यानी उसकी वैलेंसी कितनी 2। वही CO3 था तो वैलेंसी 2 मान लिए, मोलर मास 100, इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 1। चलो शुरू हो जाओ। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट CaCO3 का उतना ही किसका HCl का पुट करते हैं।
हमें पता है जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl का। चलो यहाँ पे वेट का टर्म है तो वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट। इधर आपको लेना था CaCO3 का, इधर नॉन वॉल्यूम का कंसेप्ट है तो नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर। नॉर्मलिटी नहीं दे करके मोलारिटी दे रखा है, सोचेंगे। चलो स्टार्ट हो जाओ। ये था आपका किसका, CaCO3 का। बोलो वेट हमें निकालना है ग्राम में। इक्विवेलेंट वेट आ गया 50, ठीक है जी। इधर आ जाओ, नॉर्मलिटी दे के मोलारिटी दे रखा है, मोलारिटी 1, वैलेंसी फैक्टर 1, वॉल्यूम है 20 तो 20 इंटू 10⁻³ हमेशा वॉल्यूम लीटर में, बार बार कह रहे हैं इसको। चलो इसी को इधर लाओगे तो वेट ग्राम में, इसको इधर लाओगे 50 × 20 इंटू 10⁻³ इधर 1000 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 ग्राम। हो गया आंसर। देखो बाबू क्वेश्चन टफ नहीं होता है, सोचना अगर एक बार अगर ढंग से सीख जाओ तो बड़ा आसान लगेगा। ये सब चीज़ हम आपको इसी मोल वाले चैप्टर में जहाँ पे इक्विवेलेंट वेट सिखा रहे थे बहुत सारा सिखाए हैं, एसिड रेडिकल। थोड़ा सा आप लोग से भी, जो भी अगर इस वीडियो को देखते हैं तो काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ढंग से पढ़िए, ठीक है। और अगर लगता है कि अच्छा है तो उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो वाकई में थोड़ा पढ़ने में अच्छे हैं या फिर पढ़ना अच्छा चीज़ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करता हूँ। रोक के लिखना होगा, लिख लीजिएगा। चलिए कहता है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि x ग्राम CaCO3 है, फिर वही CaCO3 है, x ग्राम ले रखा है इसका। कहता है कंप्लीटली बर्न इन एयर, इसका बर्निंग है एयर में। द वेट ऑफ सॉलिड रेसिड्यू फॉर्म्ड, यानी इसको एयर में हम मतलब बर्न के पूरी तरह से जला दिए तो जलाने पे क्या बनता है, CaO सॉलिड और CO2 गैस में निकल जाता होगा। तो ये जो CaO सॉलिड है ये सॉलिड रेसिड्यू जो बच जाता है उसको बोलते हैं। कहता है सॉलिड रेसिड्यू कितना ग्राम बना, 28 ग्राम। तो पूछा आपसे वैल्यू ऑफ x बताओ। एक बात देखो, x बाद में लिखना, इसके 1 मोल से ये कितना बन रहा है, 1 मोल कितना बना जी, 1 मोल। यानी ये 100 ग्राम अगर लोगे, 1 मोल का वजन ले लो तो इसका यहाँ बनेगा 56 ग्राम, ठीक है। तो आपको क्या नजर आ रहा है कि 56 ग्राम ऑफ ये CaO सॉलिड रेसिड्यू है, जब 100 ग्राम कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया था कितना बन रहा था, 28 ग्राम, यानी ये सॉलिड रेसिड्यू बन रहा है 28 ग्राम। तो बोलो ये कितना हो जाएगा, हाफ हुआ, तो यहाँ भी हाफ कर दो। 100 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 28, बोलो कितना हो जाएगा 50 ग्राम। ये समझ में आया क्वेश्चन। देखो यहाँ सिंपल सा था, 100 ग्राम से कितना बन रहा था 56, 100 से 56 आपको बोला कि 28 कितना से बनेगा, तो 56 बनने के लिए इसका 100 चाहिए, तो 28 बनने के लिए, 28 बनने के लिए कितना चाहिए 58। हो गया आंसर इसका 50। क्लियर है, वही x का वैल्यू मिल गया हमें। चलिए रोक के लिखना होगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। आ जाओ, कहता है इस क्वेश्चन को पढ़िए थोड़ा ढंग से, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो होता है कि किसी क्वेश्चन में जो हल्का से ट्विस्ट करता है ना, वही ट्विस्ट कुछ लोग क्या 90% लोग वहीं गलती कर बैठते हैं जहां पे हल्का सा ट्विस्ट आता है। और ये हल्का सा ट्विस्ट टफ नहीं है क्वेश्चन, ट्विस्ट है केवल। कहता है 12.5 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ डाइबेसिक एसिड इन 1 लीटर। देखो यहाँ क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझना, 1 लीटर डाइबेसिक एसिड में कितना है 6 ग्राम, उस 1 लीटर में से लिया गया है कितना 12.5। क्वेश्चन को समझिएगा, वो 1 लीटर सॉल्यूशन है एसिड का, डाइबेसिक एसिड, उसमें से लिया है 12.5, जो कि न्यूट्रलाइज होता है किससे, 10 मिलीलीटर ऑफ देसी नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH। देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड मांगा है कि मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। समझना, इस क्वेश्चन को रोक के बनाना है बनाइए, जिनको भी रोक के बनाना है बनाइए, क्योंकि अच्छा नहीं बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन। सुनना
कोई एक एसिड है, बेस से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में जा रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जा रहा है, ठीक है। क्या क्या कहा, कहता है इसका लिए है 12.5 मिलीलीटर इस एसिड का, ठीक है जी, जिसका 1 लीटर में 6 ग्राम है। बेस कहता है 10 मिलीलीटर है, और डेसी नॉर्मल, हाँ ये टर्म डेसी नॉर्मल, नॉर्मल मतलब नॉर्मलिटी 1, लेकिन डेसी नॉर्मल का मतलब याद रखिएगा, ये सब छोटा छोटा चीज है, 1/10 यानी n/10 कह लो, इतना नॉर्मलिटी, ठीक है। NaOH है तो वैलेंसी फैक्टर कितना 1, यहाँ डाई बेसिक एसिड कह दिया था तो वैलेंसी फैक्टर कितना 2, इसका इतना मिलीलीटर लिया है, सुनना इस चीज को समझिएगा, इतना मिलीलीटर लिया है, और एक कंसेप्ट दे रखा है कि 6 ग्राम डाइबेसिक एसिड में है कितना में 1 लीटर में, सुनना यहीं से आपको वेट निकालना है कि इतना मिलीलीटर में कितना होगा, कैसे निकालोगे बोलो, कहता है 1 लीटर में है 6 ग्राम यानी 1000 मिलीलीटर ऑफ एसिड, बोलो कितना है 6 ग्राम, कितना 6 ग्राम, तो आपको इसमें से लिया गया है 12.5 मिलीलीटर, तो यहाँ से निकालोगे 6 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 12.5, आई थिंक ये आ जाएगा 0.075 ग्राम, इतना काट के देखो ना, 12 पंजे 12 अठे 96, 8 80 बार में कटा, हाँ जी सही है 0.075 ग्राम, ठीक है, इतना ग्राम आ गया, इतना ग्राम मेरा एसिड का लिया गया है, ये है वेट ऑफ एसिड जो इस न्यूट्रलाइजेशन में जा रहा है। तो बोलना आप, हमें पता है जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट एसिड का उतने ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बेस का, यहाँ पे वेट का टर्म है, इसके केस में वेट का टर्म है, यहाँ वेट जो हमने निकाला, तो बोलो कैसे सिखाएं, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, ये एसिड का, ठीक है जी, इधर आपको वॉल्यूम का टर्म है, तो वॉल्यूम इनटू नॉर्मलिटी, चाहे ऐसे कर दो, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ये किसका बेस का, बस डाटा पुट कीजिए, डाटा मेरे साथ पुट कीजिए, वेट है कितना 0.075, इसका वैलेंसी फैक्टर दे रखा है, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 2, इधर आ जाओ, नॉर्मलिटी दे रखा है 1/10, वॉल्यूम है 10 मिलीलीटर, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3, बस इसी को सॉल्व करना है जी, इस 10 टू द पावर -3 को इधर लाओगे तो ये इसका पॉइंट खत्म, ठीक है, इसको 2 को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 150, ये 10 से 10 कैंसिल हुआ, यानी 150 बराबर क्या मिल गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, हो गया आंसर, इसका आंसर आ गया आपको 150, यही होगा 150, डी नंबर आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आए, देखो ऐसा ही क्वेश्चन होता है, सबसे पहला काम क्या करना था, क्या देखो ये जो कहा 6 ग्राम आपका एसिड था किसमें 1 लीटर में, तो 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर में 6 ग्राम है, तो यहाँ से जो लिया गया 12.5 उसमें पहले आप वेट ऑफ एसिड निकाल लो, ये जो वेट ऑफ एसिड अगर निकाल लोगे तो बस यहाँ से जैसे ही वेट मिला आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वाला टर्म बैठा दो, दोनों आपका बन जाएगा। आई थिंक ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे टाइट्रेशन का तकरीबन बेसिक सब सारा क्वेश्चंस मैंने ले लिया है तो बहुत कुछ, जैसे H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ना होता है, रिडॉक्स टाइट्रेशन में बहुत सारा रिडॉक्स का कंसेप्ट आता है, क्योंकि मैं अभी रिडॉक्स पढ़ाए नहीं हूँ तो इसलिए मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पे वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट आता है, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू। देखो सब लोग को जो क्वेश्चन मिला है ये है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी का ही एक बुक आता है, कौन सा बुक आता है, एग्जाम्पलर। एग्जाम्पलर में ये क्वेश्चन है,
ये मोल कंसेप्ट में ही आपको पहला जो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्वेश्चन मिलेगा। देखो है बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा ढंग से कीजिएगा। चलो एक एक करके मेरे साथ डिस्कस कर लो, बोले लो। यहाँ देखो कहता है पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन देखो कि दो स्टूडेंट है, परफॉर्म कर रहा है कुछ एक एक्सपेरिमेंट जिसमें उसका डाटा ऐसा आया, ठीक है। जो एक्यूरेट डाटा है, सुनना एक मिनट, एक्यूरेट डाटा है, किसी का मास ले रहा है किसी सब्सटेंस का, उसका जो मास आ रहा है, ध्यान देना, उसका मास है कितना 3, मास कितना है 3। स्टूडेंट ए का जो डाटा आता है 3.01 और 2.99, बी का आता है कितना 3.05 और 2.05। तो आपसे ऑप्शन में पूछा है कि रिजल्ट दोनों का एक्यूरेट और प्रिसाइज नहीं है। दूसरा का पूछा ए का ज़्यादा है प्रिसाइज और एक्यूरेट है, तीसरा में कहा बी का ज़्यादा है, फिर तीसरा में कहा दोनों का प्रिसाइज और एक्यूरेट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए का ये डाटा है, बी का ये डाटा है। देखो इन दोनों का एवरेज अगर निकालोगे तो यहाँ भी 3 आएगा, इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो यहाँ भी 3 आएगा। अरे आएगा ना, लेकिन गौर से देख इसका कितना है 3.01 और 2.99, लेकिन इसका कितना है 3.05 और 2.9। तो देखो बी वाले में डेविएशन ज़्यादा है, अरे डेविएशन ज़्यादा है ना, कुछ ज़्यादा उसका वेरिएशन हो रहा है, यानी ए वाले का क्या है मोस्ट प्रिसाइज, जितना होना चाहिए उतना है। आंसर कौन सा सही होगा? बी वाला, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। क्लियर है? तो इस तरह का भी छोटा छोटा क्वेश्चन डाला जाता है। चलिए बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2, रफ कॉपी सामने रखिए, रफ कॉपी सामने रखिए। पूछा आपसे व्हाट इज दी मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन मांगा है विच कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 मिलीलीटर। जल्दी, ABCD क्या है ये तो हमें नहीं पता। यहाँ देखो मोलारिटी निकालना है। मोलारिटी क्या सिखाए थे? मोल पर लीटर। क्या सिखाए थे? तो बोलो जी, इसका ग्राम दिया हुआ है 5.85, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 58.5 और कितना मिलीलीटर है 500, तो 500 ऊपर में कितना 1000। इसी को ना सॉल्व करना है। ये कटा 2 बार में, ये कटा 10 बार में, 0.2 मोलर हो गया आंसर। कहाँ कुछ था जी। चलिए तीसरा नंबर, 500 milliliter of 0.5 molar solution is diluted to 1500 milliliter. What will be the molarity? M1V1 बराबर M2V2। और सिखाए हैं ना, M1V1 बराबर M2V2। अप्लाई करो। कुछ तो नहीं है जी। M1V1 इन लीटर बराबर M2V2 इन लीटर। M1 है कितना 5, V1 है कितना, इसको M1 था कितना जी 5, V1 था कितना 500 मिलीलीटर, तो 500 इंटू 10 टू द पावर -3। M2 निकालना है, V2 है 1500 मिलीलीटर, तो 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -3 से -3 कैंसिल, ये कटा इससे 3 बार में, तो मोलरिटी बराबर 3/5 ठीक है 5/3, यानी 1.7 के आसपास सर, 1.66 जो भी है 1.66। चौथा नंबर आपसे पूछा है किसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होगा, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी 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 जल्दी। डी नंबर आंसर है इसका। यहाँ देखो यहाँ कितना आ रहा है 1 मोल, यहाँ 46 है तो 2 मोल, यहाँ 0.4 है तो 0.1 मोल, और यहाँ 12 है तो 3 मोल। जिसमें मोल की संख्या ज़्यादा उसमें एटम ज़्यादा हो गया। नेक्स्ट 5वां नंबर, जल्दी करो, मात्र 15-16 कितना 12-13 तो क्वेश्चन ही है। चलो यहाँ देख लो, देखो यहाँ क्या निकालना है हमें, मोलारिटी। मोलारिटी बराबर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट दिया है 0.9, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180। अब इधर कहता है कितना लिया है सॉल्यूशन, और कुछ नहीं दिया है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज 0.9 ग्राम पर लीटर, लीटर ही तो कहा है, यानी यहाँ 1 लीटर है, कितना है जी 1 लीटर, ग्राम पर लीटर में लिया है, ये ग्राम और पर लीटर। तो बोलो ये कितनी बार में कटेगा, यहाँ ये हटा दोगे तो ये हो जाएगा यानी 200 बार में, तो 1/200 यानी 0.005 इतना मोलर हो गया आंसर, सी नंबर। ये ग्राम पर लीटर में दिया था, यानी 0.9 ग्राम है कितना में 1 लीटर में, मोल पर लीटर ऐसे ही सोचते हैं ना।
चलो जल्दी करो, कहीं कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी मांगा है सॉल्यूशन का, जिसमें कहता है इतना ग्राम HCl गैस है 500। तब बच्चा वाला क्वेश्चन सब चीज जल्दी, कौन सा, बी कि डी? मोलालिटी निकालना है। यहाँ 1 मोलर है, यहाँ 1 मोलल है, बना के भी गलती कर देना वहाँ। सुनो यहाँ, यही छोटा छोटा चीज है, यहाँ मोलर है और यहाँ मोलल है, कौन सा सही होगा? मोलल ना, ये वाला ना। छोटा छोटा चीज पकड़ो थोड़ा सा, याद हो, याद हो मेरे साथ। कहता है इतना ग्राम है HCl का, तो मोलालिटी बराबर वेट डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 36.5। कहता है 500 ग्राम वाटर में है, तो हम लेते हैं केजी में, ऊपर में चला गया 1000, ये कटा 2 बार में, ये कटा 2 बार में, 2/2, एक स्मॉल m मोलल। बना के भी गलती कर बैठोगे, ए नंबर ऑप्शन में लिख देगा 1 कैपिटल M और बी में लिख देगा स्मॉल m, पता चलेगा बना के भी हमसे गलती हो गया। इसी को बोलते हैं ह्यूमन एरर। कहता है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन्स इतना एटम पर मॉलिक्यूल। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ 0.02 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपसे बस यही पूछा, आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताओ H2SO4 का प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ 0.02 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। जल्दी, मोलारिटी बराबर क्या पढ़े थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? लीटर में। देखो तो यहाँ मोलारिटी दे रखा है 0.02, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, और यहाँ वॉल्यूम कितना दिया है? 100 मिलीलीटर, तो 100 इंटू ऊपर में कितना चल जाएगा? 1000। इसको एक काम करो, सीधे 100 दिया है ना, तो 0.1 कर दो। कितना कर दो जी? 0.1। तो मोल आ गया आपका कितना? 0.00, एक और जीरो आ जाएगा, इतना मोल। अरे होगा, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल? अवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अरे होगा, 6 दूना 12 कर दो और इधर से 3 हटा दो, तो 10 का पावर कितना? 20। 12 गुने 10 का पावर 20। इतना क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल्स। इतना क्या आ गया जी? मॉलिक्यूल। हो गया आंसर। बढ़े आगे, चलिए इधर कर देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इतना दिया। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड? जल्दी, बन गया। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या सिखाए थे, यहाँ देखो, ये एम्पिरिकल फार्मूला है, क्या निकाल लो? एम्पिरिकल मास। क्या निकाल लो? उस फार्मूला का। तो देखो, तो फार्मूला का एम्पिरिकल मास कितना हो जाएगा? 12, 1 गुने 2 और यहाँ 16, 16 12 28, ये हो गया 30 ग्राम आ गया। तो एम्पिरिकल मास 3 ग्राम और मोलर मास कितना? 180। तो 180/30 कितना आ गया? 6। यानी मॉलर मास जो है 6 गुना है किसका? एम्पिरिकल मास का। तो इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा उस एम्पिरिकल फार्मूला का कितना होगा? 6 गुना। एम्पिरिकल फार्मूला क्या था? CH2O को 6 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा? C6H12O6। हो गया आंसर, सी नंबर। इसको लिखना है, जल्दी लिखो। सुनो यहाँ, इसका आंसर है ए। तो देखो यहाँ डेंसिटी निकालोगे, क्या निकालना है? दी डेंसिटी दिया है, मास निकालना है। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जो डाटा दिया है, डेंसिटी दे रखा है 3.1, सॉरी क्या है जी? 3.12 और ये है 1.5। मिलीलीटर से मिलीलीटर कट जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, है ना? इसको गुना करोगे तो ये आ जाएगा 4.68 आता है, 4.68 आएगा। सुनो यहाँ, ये एक्यूरेट वैल्यू है और आपसे पूछा है, यही सब तो सीखना है सिग्निफिकेंट फिगर में। सिग्निफिकेंट फिगर सुन लो यहाँ, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है जिसको कि ऐसा करते हैं क्या कि जैसे मान लो दशमलव के बाद जो वैल्यू आया, दशमलव के बाद यहाँ देख, अगर ये 4.65 से ऊपर आ रहा है, जैसे 4.66, 0.67, तो इस सबको मिनिमाइज करके क्या कर दो? 4.7। अगर मान लो ये 4.65 से कम होता, यहाँ देख
4.65 से कम होता है, जैसे मान लो 64 होता, 0.63 होता, तो इस सब को मिनिमाइज करके कितना कर देता, 0.60। मेरी बात समझ में आई? अरे 0.5 से कम है तो उसको हटा दो, 0.5 से ज़्यादा है तो आगे वाला नंबर ले लो। तो यहाँ बोलो, यहाँ कितना है 4.68, तो इसको लगभग में कितना मान लोगे 4.7। यही आपसे पूछा था, यहाँ थोड़ी ना आपको गुना करने के लिए दिया था, उसको भी पता है कि गुना करके लोग ये निकाल लेगा। उससे पूछा कि सिग्निफिकेंट फिगर में बताओ कि इसका कितना होगा, इनसे कितना होगा 4.7। तो बना करके इसको लिखिए यहाँ पे इतना, लगभग अप्रॉक्स 4.7, अप्रॉक्स लगभग में 4.7 हो गया। चलो 10वां नंबर क्वेश्चन देख, हम ही बता देते हैं 2 मिनट। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए कंपाउंड इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पढ़ो। ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड हैज एटम इन डिफरेंट एलिमेंट, सही है। ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन, सही बात है। हाथ से चुन करके तो कंपाउंड में से कार्बन हाइड्रोजन तो नहीं ना हटा दोगे। कहता है ए कंपाउंड रिटेन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, नहीं। जैसे मान लो हम अगर CO2 बनाए तो क्या इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अलग अलग प्रॉपर्टी होगा? नहीं, ये CO2 का अपना प्रॉपर्टी होगा। अरे होगा ना, यानी कि कभी भी एक कंपाउंड कभी भी रिटेन नहीं करता है, यानी ये सही नहीं है, यानी ये इनकरेक्ट आंसर यही वाला होगा। क्लियर है? एक कंपाउंड कभी भी अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं करता, उसका अपना प्रॉपर्टी हो जाता है। अरे CO2 का अपना प्रॉपर्टी है ना, ऐसा थोड़ी कि उसमें कार्बन का अलग प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी अभी भी होगा। CO2 हम इनहेल नहीं कर सकते, लेकिन ऑक्सीजन तो चाहिए हमें। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। स्टेटमेंट है केवल। सर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट अबाउट दिस रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको दिया गया बैलेंस है, ठीक है। टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन द गिवन रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ आयरन ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट, देयरफॉर इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, देयरफॉर लॉ ऑफ multiple proportion is followed. The amount of Fe2O3 cannot be increased by taking any one of the reactant. Amount of Fe2O3 produced will decrease if the amount of any one reactant is taken in excess. आंसर बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ देखो, जितना मास इन दोनों का मिला के होगा, इसका मिला के होगा, उतना ही इसका होगा। तो यही कौन सा है? कंजर्वेशन ऑफ मास। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये सब एक्चुअली में मोल कंसेप्ट का पुराना कंसेप्ट है, ये सब पूछता नहीं है, लेकिन था इसमें तो हम दे दी। और लास्ट अंत भला तो सब भला। बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेसिस पे कौन सा रिएक्शन सही नहीं है? जल्दी जल्दी। आंसर बी है। क्यों बी है? यहां कितना कार्बन है? 3, तो यहाँ 3 CO2 होना चाहिए था, है ही नहीं। बैलेंस है ही नहीं, तो कभी भी मास होगा ही नहीं बराबर। और बैलेंस नहीं है तो मास बराबर नहीं होगा, ठीक है। चलिए